तो दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि स्टॉक में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता है और जैसे ही आप वहां पर बाय करते हो तो स्टॉक एकदम से रिवर्स कर जाता है। आप और मेरे जैसे ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स का यही हाल है, क्योंकि मार्केट्स को रिटेल ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर्स मूव नहीं करते हैं, मार्केट्स को मूव करती हैं लार्ज इंस्टीट्यूशंस। और ये इंस्टीट्यूशंस बहुत आसानी से हमारे इमोशंस जैसे कि फियर ऑफ मिसिंग आउट या फिर ग्रीड या फिर इस तरीके के जो इमोशंस हैं उसको हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं और इसकी वजह से हम लोग इस तरीके के ट्रैप्स में फंस जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 6 सिंपल हैक्स, आप हैक्स कह सकते हो, उसको टिप्स बोल सकते हो। मतलब इसकी मदद से आप लोग फ्यूचर में किसी भी तरीके के फॉल्स ब्रेकआउट में आप कभी भी ट्रैप नहीं होगे अगर आप इन रूल्स को अच्छे तरीके से समझ के अप्लाई करते हो। इसलिए वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो सबसे पहली जो टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ उसका नाम है कन्फर्म ब्रेकआउट्स विद अ मोमेंटम कैंडलस्टिक। तो जब आप किसी स्टॉक या फिर इंडेक्स में आप किसी ब्रेकआउट का वेट कर रहे होते हो तो जाहिर सी बात है कि आपने वहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स भी ड्रॉ कर रखे होते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना नहीं आता है तो इस टॉपिक पर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखा है। इसमें मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस के अलावा, ट्रेंड लाइंस के अलावा पिवट पॉइंट्स, स्टैंडर्ड और फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे टूल्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना भी सिखाया है। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो अगर आप किसी स्टॉक में ब्रेकआउट का वेट कर रहे होते हैं और वहाँ पर आपने मान लीजिए रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, तो वहाँ पर आपको इतना देखना है कि जब ब्रेकआउट आया उस वक्त वहाँ पर एक मोमेंटम कैंडलस्टिक फॉर्म हुई या फिर नहीं। एक मोमेंटम कैंडलस्टिक क्या होती है? मोमेंटम कैंडलस्टिक वो होती है दोस्तों जो ट्रेंड के डायरेक्शन में, जिस कैंडलस्टिक में हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में बिल्कुल भी विक देखने को ना मिले। अभी जो विक होता है दोस्तों, आप पूछेंगे क्या होता है? विक होता है किसी कैंडलस्टिक के ऊपर या नीचे जो थिन लाइंस होती हैं उसको हम लोग विक बोलते हैं। तो विक जो होती है बेसिकली वो आपको किसी कैंडलस्टिक की हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइसेस बताती है। तो मान लीजिए अगर किसी स्टॉक में एक ब्रेकआउट आता है तो अगर उस कैंडलस्टिक में ऊपर की तरफ आपको विक देखने को मिल रहा है तो उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइसेस देखने को मिल रहा है। मतलब एक सर्टेन पॉइंट पे जब प्राइसेस गई तो वहाँ पर आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि वहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है उसके बाद कि वो जो ब्रेकआउट आया है वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग मोमेंटम कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं ईजिली किसी भी तरीके के फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब एक फर्स्ट इंस्टेंस में यहाँ पर जब ब्रेकआउट आता है, एक ऐसी कैंडलस्टिक बनी है दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर उसके ऊपर हमें एक विक देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक बनती है वो एक बेयरिश कैंडलस्टिक बनती है और ब्रेकआउट फेल हो जाता है। सेकंड केस में अगेन एक ब्रेकआउट आता है, यहाँ पर भी जो कैंडलस्टिक है उसमें ऊपर की तरफ एक छोटा सा विक है जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि बुलिश मारूबुजू कैंडलस्टिक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ब्रेकआउट फेल क्यों हुआ सेकंड केस में, वो मैं आपको वीडियो में आगे जो टिप्स देने वाला हूँ उससे आप बहुत इजीली इस तरीके के ट्रैप्स को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। थर्ड केस में पहले हम लोग देखते हैं। तो थर्ड केस में जो ब्रेकआउट आया वो सक्सीड क्यों करा? क्योंकि थर्ड केस में जो ब्रेकआउट आया आप देखेंगे वो वहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम कैंडलस्टिक फॉर्म हुई थी। तो ये जो हमारा पहला रूल है ये हमें यही सिखाता है कि हम ब्रेकआउट को सिर्फ तभी वैलिड मानेंगे जब यहाँ पर हमें एक लार्ज मोमेंटम कैंडलस्टिक फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगी। अब जो हमारी दूसरी टिप है उसका नाम है यूज वॉल्यूम डाइवर्जेंस फॉर ब्रेकआउट कंफर्मेशन। तो दोस्तों वॉल्यूम डाइवर्जेंस से हमारा क्या मतलब है? इसके पीछे का बहुत सिंपल सा लॉजिक दोस्तों ये है कि मान लीजिए आप किसी स्टॉक में एक ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए एक बुलिश ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि जब प्राइसेस रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच कर रही हैं उस वक्त आपको वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी यानी इंक्रीज आते हुए देखने को मिलना चाहिए। आपको बस इतना आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमने जो पिछले 2 एग्जांपल्स देखे थे जहां पर जब ब्रेकआउट फेल हो गया था, तो उन दोनों ही सिनेरियोज में आप देखोगे कि जब प्राइसेस रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच कर रही थी तो वॉल्यूम्स बढ़ने की बजाय वहां पर डिक्रीज हो रही थी। तो वॉल्यूम इंडिकेटर एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टूल है अगर आपको किसी भी तरीके के ट्रैप्स को, फेक ब्रेकआउट ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरीके की वॉल्यूम डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग सिंपली एक ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत इजीली आप लोग यहाँ पर अगर किसी तरीके की वॉल्यूम डाइवर्जेंस है तो उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अब हमारी जो तीसरी टिप है उसका नाम है ऑलवेज एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट टू फेल। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमारी काफ़ी मदद होती है दोस्तों। और टारगेट करते हैं इस वीडियो के लिए 500 लाइक्स का। और अगर आप लोग इस तरीके के टॉपिक्स पे और भी ज़्यादा वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके टेक्निकल एनालिसिस लिख दीजिए, तो जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों के लिए मुझे इस तरीके के वीडियोज़ बनाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
इससे मेरा मतलब दोस्तों सिंपल सा ये है कि जब आप किसी स्टॉक का आप या इंडेक्स का आप चार्ट खोल कर देखते हैं तो वहां पर आपको एक सिमिलर चीज देखने को मिलेगी। वो ये है कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको ट्रेंडिंग फेज में नहीं देखने को मिलेगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टॉक साइडवेज जोन में ही ट्रेड करता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 1/3 ऑफ द टाइम एटलीस्ट कोई भी स्टॉक या इंडेक्स एक साइडवेज जोन में कंसोलिडेट करता रहता है। तो यहाँ पर जब इस तरीके की मार्केट होती है दोस्तों तो हम लोग बोलते हैं कि मार्केट इज इन अ बैलेंस स्टेट, मतलब जो सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस हैं दे आर इन अ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम है सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस में, बेसिकली ये जो सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस हैं इसको क्रिएट कौन करता है? आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं? जी नहीं, इसको क्रिएट करते हैं लार्ज इंस्टीट्यूशंस। जो मार्केट मेकर्स होते हैं दोस्तों वो लोग इस तरीके के सप्लाई और डिमांड फोर्सेस क्रिएट करते हैं और वही लोग मार्केट को मूव भी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि एक बार मान लीजिए किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आता है, उसके बाद मान लीजिए वहाँ से एक शार्प फॉल आया प्राइसेस में, तो वो जो शार्प फॉल आया है वो किसी रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर के ऑर्डर्स की वजह से नहीं आया है, वो किसी लार्ज इंस्टीट्यूशन की वजह से आया है। और जो लार्ज इंस्टीट्यूशंस होती हैं दोस्तों वो अपने ऑर्डर्स को एक बार में वो प्लेस नहीं करती हैं। उनके ऑर्डर्स काफ़ी बड़े होते हैं, चाहे सेल ऑर्डर्स हों चाहे बाय ऑर्डर्स हों, काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में दोस्तों वो लोग बाय और सेल करते हैं। तो इससे होता क्या है? इससे होता ये है दोस्तों कि इनके जो ऑर्डर्स हैं वो एक बार में एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। तो जब वहाँ पर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से एक शार्प फॉल आया तो वहाँ पर एक सप्लाई जोन क्रिएट हो जाती है। तो जब स्टॉक या इंडेक्स उन सप्लाई लेवल्स को, उन सप्लाई जोन्स को दोबारा वहाँ पर पहुँचता है और रिटेस्ट करता है तो मोस्ट केसेस में उनके जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो प्रीवियस पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और प्राइसेस दोबारा से फॉल आता है प्राइसेस में। तो दोस्तों हमारा जो रूल नंबर 3 है वो हमें ये सिखाता है कि इंस्टेड ऑफ चेजिंग अ ब्रेकआउट वी शुड ट्राई टू सेल द टॉप्स एंड बाय द बॉटम्स। तो मतलब अगर कोई स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच कर रहा है तो वहां पर आप एक ब्रेकआउट को एक्सपेक्ट करके आप वहां पर एक लॉन्ग पोजीशन लेने का इंतजार कर रहे हो। इससे बेहतर ये होगा कि वहां पर अगर किसी तरीके का बेरिश प्राइस एक्शन फॉर्म होता है तो वहां पर आपको शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे प्राइसेस पहुंचने वाली हैं तो वहां पर आपको इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू शॉर्ट सेल द स्टॉक आपको वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अब जो हमारा रूल नंबर 4 है दोस्तों उसका नाम है रैपिड अप्रोच मेथड। तो इस मेथड की मदद से भी आप लोग बहुत इजीली ये पता लगा सकते हैं कि कब कोई ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या फिर फेल हो जाएगा। तो एक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्राइसेस जब किसी रेजिस्टेंस लेवल को या सपोर्ट लेवल को बहुत ज़्यादा तेज़ी से मतलब रैपिडली अप्रोच करती हैं तो बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पर जो ब्रेकआउट आएगा वो फेल हो जाएगा, मतलब प्राइसेस उन लेवल्स पे टिक नहीं पाएंगी। और उसके कंपैरिजन में अगर मान लीजिए प्राइसेस स्लोली अप्रोच करती हैं किसी रेजिस्टेंस लेवल को और उसके बाद अगर उन रेजिस्टेंस लेवल्स के नीचे प्राइसेस थोड़े समय के लिए टिक जाती हैं तो फिर बहुत हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट आने वाला है वो ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है। और ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि अगर मान लीजिए कोई स्टॉक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच करके वहाँ पर हमें एक सेलिंग आते हुए देखने को मिलती है, लेकिन प्राइसेस मान लीजिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे नहीं आती हैं बल्कि उन रेजिस्टेंस लेवल के नीचे टाइम स्पेंड करती हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पेंडिंग सेल ऑर्डर्स हैं वो जो पेंडिंग सेल ऑर्डर्स हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। और अब ऐसी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो सप्लाई है वो यहाँ पर कम होती जा रही है और यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन चालू है, मतलब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के नीचे यहाँ पर हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। इसी वजह से यहाँ पर स्टॉक जो है, स्टॉक की प्राइसेस हैं वो सस्टेन कर रही हैं। तो उसके बाद जब वहाँ पर एक बिल्डअप बन जाता है रेजिस्टेंस लेवल के नीचे प्राइसेस का, यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद जब एक ब्रेकआउट आता है तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो ब्रेकआउट वहाँ पर सस्टेन कर सकता है। हमारा जो रूल नंबर 5 है इट्स कॉल्ड दी 3% रूल। अब इसके बारे में मैं आपसे और बात करूं उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए कुछ लिंक्स यहां पर दे दिए हैं जिसकी मदद से आप लोग अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आज ही आप अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा 3% रूल है दोस्तों, इसको आप लोग जो हमारे दूसरे रूल्स हैं मैंने आपको बताया, वॉल्यूम डाइवर्जेंस, उसके अलावा मोमेंटम कैंडलस्टिक, तो इसके साथ आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो और आप इसको किसी भी स्टॉक पे आप बहुत ईजिली यूज कर सकते हो। तो इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है दोस्तों कि मान लीजिए आपने कोई रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करा, किसी स्टॉक में आपने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करा और वहां पर रेजिस्टेंस की जो प्राइसेस थी वो 100 रुपए हैं। अगर मान लीजिए उस केसेस में वहां पर एक ब्रेकआउट आता है तो आप उस ब्रेकआउट को सिर्फ तभी वैलिड मानेंगे जब ब्रेकआउट कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 103 रुपए से ज्यादा होगी। मतलब अगर रेजिस्टेंस की प्राइस 100 रुपए है तो आप ब्रेकआउट को तभी वैलिड मानोगे जब ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस 103 रुपए से ज्यादा है। तो ये हमारा 3% रूल है दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करा जाता है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको वॉल्यूम डाइवर्जेंस और मोमेंटम कैंडलस्टिक, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करे, उसके साथ कॉम्बिनेशन में आप इसको किसी स्टॉक में इजीली अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी लास्ट टिप है दोस्तों उसका नाम है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। ज़्यादातर जो रिटेल
ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं दोस्तों, वो ये गलती करते हैं कि वो अपने एनालिसिस के लिए, अपने व्यूज़ को फॉर्म करने के लिए सिंगल टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। यहाँ पर जो हमारा रूल नंबर 6 है वो हमें सिंपली ये सिखाता है कि मान लीजिए कोई इंट्राडे ट्रेडर है, तो वो बजाय इसके कि 5 मिनट चार्ट को देखकर या 15 मिनट चार्ट को देखकर ही ट्रेड करे, उससे अच्छा ये है कि वो एक टॉप डाउन एनालिसिस वाली अप्रोच उसको रखनी चाहिए। शुरुआत हायर टाइम फ्रेम से करनी चाहिए। कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो उसको डेली चार्ट्स को देखना चाहिए, वहाँ पर अपने व्यूज़ को फॉर्म करना चाहिए, फिर 1 आवर चार्ट पर उसको ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, उसके बाद वो 15 मिनट चार्ट पर अपने एंट्री और एग्जिट लेवल्स को वहाँ पर ढूंढ सकता है। इसी तरीके से कोई अगर पोजिशनल ट्रेडर है तो वो थोड़ा हायर टाइम फ्रेम से शुरुआत करेगा, मतलब वीकली चार्ट से शुरुआत करेगा, फिर डेली चार्ट, उसके बाद इंट्राडे चार्ट्स। कोई स्कैल्पिंग करता है तो वो और थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम से शुरुआत करेगा, जैसे कि 1 आवर चार्ट से शुरुआत कर सकता है। 1 आवर चार्ट उसके लिए लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट हो सकता है, उसके बाद वो 15 मिनट, फिर देन 5 मिनट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अप्रोच रखनी है। तो हमारी जो रूल नंबर 6 है वो हमें ये सिखाता है कि हमें अपने एनालिसिस और अपने व्यूज को फॉर्म करने के लिए सिंगल टाइम फ्रेम पर रिलाई नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए 5 मिनट चार्ट्स पर आप किसी स्टॉक को देख रहे हो, तो हो सकता है कि ब्रेकआउट देने के बाद 5 मिनट चार्ट्स पर कोई स्टॉक उन लेवल्स पे सस्टेन भी कर जाए, लेकिन अगर आप उसको हायर टाइम फ्रेम में जब आप देखोगे उसी स्टॉक को, तो वहां पर आपको एक सॉर्ट ऑफ इंडिशियन कैंडलस्टिक फॉर्म होते हुए देखने को मिल रही होगी। तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है। तो आपको अपने एनालिसिस, अपने व्यूज को फॉर्म करने के लिए कभी भी सिंगल टाइम फ्रेम पे रिलाई नहीं करना है, बल्कि मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट्स का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये थी वो 6 स्ट्रेटजीज जिनकी मदद से आप बहुत इजीली फॉल्स ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर मैं एक कंप्लीट सीरीज बना रहा हूँ और मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। तो ये जो दोनों वीडियोस हैं वो आपको आपकी एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे। इनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएंगे। इसका जो पार्ट 3 है दोस्तों वो बहुत जल्द मैं लाने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियोस को अपलोड करता हूँ तो आप सबसे पहले आपको नोटिफाई किया जा सके। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थे इन्वेस्टोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।